हेलो एवरीवन। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तक बता दिया था, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो किसके आधार पर थी, ठीक है। और ये उस टाइम की सबसे सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल थी जो मेंडलीव ने बनाई थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ओके। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका बेस क्या था? तो इसका बेस बेटा ये था कि ये पीरियोडिक टेबल जो थी वो किसके ऊपर थी? एटॉमिक मास के ऊपर बेस थी। इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। यानी कि ये किसके ऊपर है? एलिमेंट की एटॉमिक, जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के ऊपर आधारित है, ठीक है। और इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या कहा था? देखिए, बता चुका हूं मैं एक बार। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था वो क्या था कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि किसी भी एलिमेंट के भौतिकी गुण या रासायनिक गुण, ठीक है, उसके मास के पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस लॉ के अनुसार क्या था कि दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their masses, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो पीरियोडिक लॉ क्या था इनका कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसी भी एलिमेंट की वो किसके ऊपर निर्भर करेंगी? उसके एटॉमिक मासेस के, ठीक है। बात समझ में आ गई? और जो प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट्स की वो एक सर्टेन पीरियड के बाद में क्या होगा? रिपीट होते जाएंगी। बात समझ में आ गई? ये आपको नॉर्मली याद रखना है, ये आपकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो इनका कहना यह था कि अगर हम जो उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे तो एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो रिपीट होंगी। बात समझ में आ गई? सेकेंडली हम बताएं क्या है कि उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को बढ़ते हुए क्रम, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था, ठीक है। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। ये एक नॉर्मल चीज थी कि किस आधार पर उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज की थी, ठीक है। तो अचीवमेंट वगैरह मैं आपको इसमें बता चुका हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए अचीवमेंट्स क्या थे। सबसे पहला, एलिमेंट्स की स्टडी करने में बहुत ही सहायक हो गई थी ये, ठीक है। एलिमेंट्स की स्टडी कि कौन सा एलिमेंट किस प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो जो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर थी उनको आसानी से हम स्टडी कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था, ठीक है। तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से हम समझ पाते हैं। गॉट इट? सेकेंडली बात करें अगर अचीवमेंट्स में, सेकेंडली बेटा हम बहुत ही आसानी से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाते हैं और उनको कंपेयर कर पाते हैं, ठीक है।
उस पीरियोडिक टेबल से ये भी आसान हो गया था। थर्ड बात करें अगर हम, इसका अचीवमेंट था वो ये था कि मेंडलीव ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन किया था, ठीक है, जो उस टाइम पे अननोन थे। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई एलिमेंट ऐसा मिलता है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास ये होगा, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी बाकी के उस ग्रुप के बाकी के एलिमेंट्स से मिलती जुलती होंगी। बात समझ में? तो उन्होंने क्या किया था, ऐसे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर लिया था कि जो उस टाइम पे नॉन नहीं थे, ठीक है, और अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह जगह पे थोड़े से गैप्स छोड़ दिए थे उनके लिए, ठीक है। बात समझी? और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था उसका, ठीक है, कि पहले से भविष्यवाणी कर देना कि जो एलिमेंट फर्दर अगर भविष्य में ये निकलता है तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इससे रिलेटेड होंगी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी और उनको एक नाम दे दिया, ठीक है, और कह दिया कि अगर कोई एलिमेंट यहां पर आना चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी बाकी के एलिमेंट से सिमिलर होंगी जो उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं क्या है, भविष्यवाणी। तो आगे मॉडर्न टाइम के साथ साथ उन एलिमेंट्स की खोज हुई और उन एलिमेंट्स को उन जगहों पर ही रखा गया जहां पर उन्होंने जगह छोड़ी थी, ठीक है। तो उन जगह क्यों रखा गया? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल सिमिलर थी जैसा कि उसने प्रेडिक्ट किया था। जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स थे वो जो उन्होंने छोड़ा था, वो देखो। एक नॉर्मल सा पार्ट बनाऊंगा मैं आपका, ठीक है। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें उन्होंने क्या किया था, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया था, ठीक है। इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 7 रोज थी और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, ठीक है। इनको हम कहते हैं पीरियड्स, और जो ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स थे उनको हमने कहा था ग्रुप्स, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन ग्रुप्स को दो दो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक फर्स्ट ए एंड बी, ठीक है। सेकेंड वाला जो था वो बी था, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा पार्ट बनाऊंगा इसमें पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। उसमें से ग्रुप थर्ड और फोर्थ बनाऊंगा, देखना। देखिए, बोरोन, फिर एक गैप छोड़ दिया इन्होंने और यहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर स्कैंडियम, फिर एक गैप छोड़ दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखिए फोर्थ में उन्होंने क्या किया, कार्बन, कार्बन के बाद में सिलिकॉन और टाइटेनियम, और इन्होंने एक गैप यहां पर छोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये गैप्स जो उन्होंने छोड़े हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ये एलिमेंट जो थे वो ज्ञात नहीं थे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये जो गैप्स उसने छोड़े थे उनको नाम दिया इसने एका। क्या नाम दिया? एका, ठीक है। इस गैप को क्या कहा, देखो, एका बोरोन, फिर इसको क्या कहा, एका, इस वाले गैप को एल्यूमिनियम, ठीक, और इस गैप को क्या दिया, एका सिलिकॉन,
ठीक है। तो इनका कहना क्या था, ये जो 3 गैप छोड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आएंगे जिनका नाम दिया, जो बोरोन के नीचे आने वाला है उसका ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन। इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बिल्कुल इनसे मिलती जुलती है, इनका साइज भी वैसा ही होगा और ठीक है, इनका वॉल्यूम भी सिमिलर होगा इन एलिमेंट्स के, ठीक। और जब आगे मॉडर्न टाइम में ये एलिमेंट्स जब ज्ञात हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज जो थी बिल्कुल उनकी तरह प्रतीत हो रही थी, उनकी तरह रिजेंबल्स कर रही थी, जैसा कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी, ठीक है। देखिए यहां पर जो एलिमेंट मिला था बोरोन के जस्ट नीचे स्कैंडियम, ठीक है, बात समझ में आ गई। और एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे कौन सा मिला था, गैलियम, और यहां पर जो बेटा मिला था वो जर्मेनियम। तो इन्होंने क्या किया, उनका नाम नहीं बता पाया था लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल एज इट इज प्रेडिक्ट कर दी थी, ठीक है। तो यहां पर स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ओके, आगे देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में बेटा कुछ कमियां रह गई थी, उनके बारे में देखते हैं क्या क्या डिफेक्ट्स थे, ठीक है, डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स। ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एमपीटी समझ लोगे। पहला था जो इनके में डिफेक्ट था वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी, देखिए मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो स्पेसिफाइड नहीं थी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट स्पेसिफाइड इन एमपीटी, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो आइसोटोप्स थे उनकी पोजीशन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा, देखो फर्स्ट ए और 7 थे, दोनों में हाइड्रोजन को जगह दे दी थी, ठीक है। इसलिए जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो एक विशिष्ट नहीं थी, एक उचित पोजीशन नहीं थी। सेकेंडली बात करते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ये भी स्पेसिफाइड नहीं थी। अब बात करते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो और एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो यहां पर जो आइसोटोप्स को इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी वो भी स्पेसिफाइड नहीं थी, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ isotopes is also not specified। क्यों नहीं था, देखो बेटा, बिकॉज isotopes are the elements with same atomic number and different atomic mass। तो देखिए अब जो आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है, यानी एटॉमिक मास अलग होता है, तो उनको एक उचित जगह देनी चाहिए थी, ठीक है। So they must be given exact place, ठीक है। So they must be
गिवन एग्जैक्ट प्लेस। ठीक है, और देखिए ये इसके ड्रॉबैक क्यों है, क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी वो किसके ऊपर आधारित थी, एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग होता है, यानी एटॉमिक मास अलग होता है। तो चूंकि उनकी टेबल एटॉमिक मास के ऊपर आधारित थी तो इन एलिमेंट्स को जो आइसोटोप्स थे इनको भी एक उचित जगह मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो मेंडलीव ने क्या किया, जो आइसोटोप्स थे उनको जगह नहीं थी। ठीक है, थर्ड इसकी देखते हैं हम लोग। मेंडलीव ने क्या किया, थर्ड पॉइंट में मेंडलीव वायलेटेड इट्स ओन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एट सम प्लेसेस। उन्होंने क्या किया, अपने ही लॉ को कुछ जगहों पर फॉलो नहीं किया। जैसे आर्गन का एटॉमिक मास होता है बेटा 39.94 और पोटेशियम का होता है 39। तो उन्होंने क्या किया कि उनके लॉ के अनुसार पोटेशियम को पहले जगह मिलनी चाहिए थी आर्गन से, यानी कि पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार। तो पोटेशियम को पहले जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी ही पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पहले जगह दे दी जिसका एटॉमिक मास नियरली 40 है। ठीक है, और पोटेशियम को बाद में दी। ऐसा दो जगह हुआ उनकी पीरियोडिक टेबल में, एक टेलिडियम और आयोडीन के केस में। आयोडीन का एटॉमिक मास लगभग 126.9 होता है और टेलिडियम का 127.2। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर भी आयोडीन को बाद में जगह दी जिसका एटॉमिक मास कम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था इनकी पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही। जब तक कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं आई तब तक ये आराम से फॉलो होती रही। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, मोजले। मोजले को जानते हैं आप? देखिए कौन था मोजले। देखिए मेंडलिंग के बाद में एक और साइंटिस्ट आया जिसको क्या कहा गया, मोजले। ठीक है, इन्होंने अपना एक लॉ दिया। पहले एक एक्सपेरिमेंट किया और वहां से एक ओके, तो इसने क्या कहा कि जो पीरियोडिक टेबल हम बना रहे हैं तो वो थोड़ी सी अलग होनी चाहिए। ठीक है, उसका कहना था कि ऐसे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लॉ, जितने भी लॉ अभी तक आए थे वो सारे के सारे फेल हो गए। फिर उसने क्या किया, एक एटम के ऊपर, ठीक है, एक ब्लॉक लिया और इसमें एटम है। ठीक, तो इसने क्या किया, एक्स रेज को इसके ब्लॉक किया। ठीक, तो प्रत्येक जो एक्स रे होती हैं उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। ठीक है, ओके, इस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर रूट को रूट न्यू से किसके साथ में प्लॉट किया, जेड के साथ में। और जेड क्या है यहां पर, जेड है बेटा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इसने एक कर्व बनाया इसके आधार पर। तो लगभग कुछ इसका कर्व जो आया वो किस तरह से आया, देखिए लाइक दिस। रूट न्यू और जेड के बीच में जब उसने कर्व बनाया तो कुछ एक स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, तो इस कर्व के अनुसार उसने क्या किया, एक इक्वेशन लिखा, देखो क्या, रूट बी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है,
तो उसने बताया बेटा कि ये जो एक्स रेस की फ्रिक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के साथ में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक, तो मोजले ने क्या कहा, इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार मोजले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स या मोस्ट फंडामेंटल यूनिट एज कंपेयर टू द एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो उसका कहना यह था कि अगर आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है तो मोस्टली फंडामेंटल जो यूनिट काम करेगी वो क्या करेगी, एटॉमिक नंबर। ठीक, बात समझ में आ गई। तो एलिमेंट्स की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।